हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कल पढ़ा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक और लेते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे। दो केसेस ले रखा है, एक क्लोज्ड वेसल एक ओपन वेसल। दोनों केस में मैं CaCO3 को हीट कर रहा हूँ। तो CaCO3 को हीट करूँगा तो CaCO3 को जब हीट किया गया, कल ये बताया था, तो ये क्या बनाएगा, CaO बनाएगा प्लस CO2 गैस में जाएगा। सिमिलरली इसमें CaCO3 को हीट करोगे तो क्या होगा, CaO बनाएगा प्लस CO2 गैस में जाएगा। क्लियर है। CaCO3 100 grams of CaCO3 is taken in both vessels, one is closed one is open। अब दोनों को हीट किया है, ठीक है, आया समझ में। तो तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास CaO फॉर्म्ड इज 56 grams, देन मास ऑफ CO2 फॉर्म, ठीक है। दोनों वेसल्स में हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्लोज्ड और ओपन। तो क्लोज्ड में मैं बोल सकता हूं क्या, मास of reaction at T is equals to 0 is equals to mass of reaction at completion, ठीक है। तो T is equals to 0 पे देखो ये 100 था, ये 0 ये 0, T is equals to completion में ये 0 हो गया है, ये 56 बचा है। तो मैं बोल सकता हूँ 100 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 56 प्लस लेट मान लो इसका कितना x ग्राम, तो x यहां से कितना आ जाएगा 44। क्लियर है। सिमिलरली इसमें लगाओगे तो तुम बोल सकते हो मास ऑफ रिएक्शन एट T इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्शन एट कंप्लीशन। तो फिर से T इज इक्वल्स टू 0 पे 100 ग्राम, ये था नहीं 0, ये T इज इक्वल्स टू T पे ये खत्म हो गया है 56, ये x मान लो। तो 100 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 56 प्लस x क्या आ जाएगा 44 ग्राम्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ये क्वेश्चन तो कल हम लोगों ने कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो विल मास ऑफ वेसल चेंज क्लोज्ड और ओपन। अब इसमें देखो क्या है कि जब क्लोज्ड वेसल था तो देखो इसमें CaCO3 सॉलिड है, CaO सॉलिड है, लेकिन CO2 गैस है। तो CaCO3 जब हीट करेगा तो CaO बनेगा, वो तो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, लेकिन CO2 गैस बनेगी। सिमिलरली इसमें CaCO3 से CaO सॉलिड बना, वो तो नीचे बैठ गया, लेकिन CO2 किस फॉर्म में आएगा, गैस। अब अगर वेसल क्लोज्ड है तो गैस अंदर फंस के रह जाएगी, और अंदर फंस के रह जाएगी तो मास ऑफ वेसल क्या चेंज करेगा, नो। लेकिन अगर वेसल ओपन है तो जैसे ही गैस बनी वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और गैस बाहर निकल जाएगी तो मैं क्या बोल सकता हूं, मास ऑफ वेसल विल डिक्रीज। समझ में आया कि नहीं आया। जब क्लोज्ड वेसल था तो गैस बना, लेकिन गैस बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो गैस बाहर नहीं निकल पा रहा है तो मास ऑफ वेसल वैसे का वैसे ही रहेगा 100 ग्राम हर टाइम पे। लेकिन जब ओपन वेसल है तो जैसे ही गैस बना वो बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया तो मास ऑफ वेसल विल डिक्रीज। अब तुमसे पूछेगा कि क्या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाइड है क्लोज्ड और ओपन में, एक बार बताओ। तो तुम्हें लगेगा कि इसमें मास ऑफ वेसल नहीं चेंज कर रहा है तो उसमें अप्लाइड होना चाहिए, और ओपन में चेंज कर रहा है तो उसमें नहीं अप्लाइड होना चाहिए, गलत है। ध्यान दो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में मैंने मास ऑफ वेसल से कुछ भी नहीं करवाया है। मैंने क्या बोला है, मास ऑफ रिएक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट। जो तुम्हारी कंफ्यूजन आती है वही बता रहा हूं बार बार। मास ऑफ रिएक्शन देखो पहले भी 100 था, अब भी 100 है, यहां पहले 100 था, अब भी 100 है। ये CO2 जो निकला इसको मैं बाहर किसी जगह कलेक्ट कर लूंगा तो ये 44 ग्राम्स आएगा, पहले 100 ग्राम, बाद में 56 प्लस 44 100 ग्राम्स। मास ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन डिफाइंड है, तो मास ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल इन बोथ। ध्यान रखो, मास ऑफ वेसल चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन मास ऑफ वेसल से तुम्हारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन डिफाइंड नहीं है। क्लियर है, ठीक है। जो तुम्हारे कंफ्यूजन थी, कल एक बताया था मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं लिखोगे। दूसरी चीज आज क्या बताया, मास ऑफ वेसल से लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है। मास ऑफ वेसल कैन चेंज, तुम्हारा क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तो अब नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। क्या बोलता है बाय डेफिनेशन, ध्यान दो। इट स्टेट्स दैट इन अ कंपाउंड
द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट और बाय मोल रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसका मतलब समझो, डेफिनेशन तो तुम्हारी बोर्ड्स में लिखने के लिए आया तो उसके लिए ध्यान रखो। अब इसका मतलब क्या हो ध्यान दो। जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया H2O, क्लियर है। अब इस H2O को मैं कहीं से भी लूं, मैंने मान लिया टैप से ले लिया, तुम्हारे घर में जो टैप लगा है उससे निकाल लिया H2O, या फिर मैंने क्या किया, मैं अमेरिका गया और अमेरिका के किसी रिवर से लिया। सोर्स चेंज कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। पहले मैंने टैप से लिया जो तुम्हारे यहाँ टैप था, फिर मैं अमेरिका जाके रिवर से ले रहा हूं। तो अगर मैं इस टैप से H2O जो निकला उसमें WH/WO वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालूंगा तो वो क्या आएगा, 2:16। सिमिलरली अमेरिका से जो पानी निकला उसमें WH/WO कितना आएगा, 2:16। अगर मैंने टैप वाले से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, कितना आएगा, 2:1। यहां से भी कितना आएगा, 2:1। तो अब ध्यान दो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है देन उसमें रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ वेट, ये कंपाउंड था, देन इसमें रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ वेट और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट। दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। मैं सोर्स कहीं से भी लूं, अगर वो कंपाउंड है तो उसमें वेट रेशियो और मोल रेशियो क्या आना चाहिए, सेम। सिमिलरली मेथड ऑफ प्रिपरेशन से देख लेते हैं। एक बार मैंने क्या किया, H2O फॉर्म किया, H2 + O2 गिव्स H2O। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने क्या बुलाया, H2O2 के डिकम्पोजिशन से H2O फॉर्म किया। इस केस में मैंने WH/WO निकाला, कितना आएगा, 2/16। NH/NO निकालोगे कितना आएगा, 2:1। यहां मैं WH/WO निकालो H2O में, कितना आएगा, 2:16। NH/NO कितना आएगा, 2:1। तो ये देखो वेट रेशियो और मोल रेशियो फिर से क्या है, सेम। तो फिर से मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर कोई कंपाउंड है देन उसमें रेशियो बाय वेट या रेशियो बाय मोल ऑफ एलिमेंट्स विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। अब एक चीज यहां ध्यान रखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वैलिड फॉर कंपाउंड्स, नॉट वैलिड फॉर मिक्सचर। कई बार तुम लोग इसको मिक्सचर पे भी अप्लाई कर देते हो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कंपाउंड पे भी तो वैलिड है लेकिन मिक्सचर पे वैलिड नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं तुमसे, मैंने बोला कि तुम्हें नमक पानी का NaCl + वाटर एक सोल्यूशन बनाना है, तो दो लोगों को मैंने बोला कि दो जाओ नमक पानी का सोल्यूशन बना के लाओ। तो एक ने क्या किया, एक ग्लास में 2 चम्मच नमक डाल के लाया, दूसरे ने क्या किया, एक ग्लास में 5 चम्मच नमक डाल दिए। तो क्या मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ वाटर सेम रहेगा, नहीं रहेगा। NaCl + वाटर क्या है, मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल है, कंपाउंड के लिए। मिक्सचर के लिए दैट रेशियो कैन चेंज, वेट रेशियो और मोल रेशियो कैन चेंज, कंपाउंड में कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या गिवन है, कंपाउंड कंटेन्स ओनली सल्फर एंड ऑक्सीजन इफ 2 ग्राम सल्फर कंबाइंस विद 3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड फर्स्ट पार्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला। याला खुद से निकालो एक बार, ये कल हम लोगों ने कर चुका है, ठीक है, एक बार करके देखो इसको, ठीक है। निकालो भाई इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, सबसे पहले क्या, 2 एलिमेंट्स, फिर का मास 2, 3, परसेंटेज नहीं भी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। तो मैं बताया था, मोल बताओ भाई, 2/32, 3/16। क्लियर है, आया समझ में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1:16, डेसिमल कन्वर्ट करना, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3:16। तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर तुम निकालोगे तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, इन दोनों में कम कौन सा है, 1:16। तो 1:16 डिवाइडेड बाय 1:16 कितना है, 1। 3:16 डिवाइडेड बाय 1:16 कितना आया, 3। तो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, SO। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। ये तो कल किया था। अब सेकंड देखो, व्हाट मास ऑफ सल्फर कंबाइंस विद 6 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का है। तो ध्यान दो, हमें पता है कि इनिशियल क्वेश्चन में क्या गिवन है,
कि वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है, क्या लिखा है, 2 ग्राम सल्फर कंबाइंस विद 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 2/3। और तुम्हें क्या बोला गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर कंपाउंड में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो सेकंड से अगर तुम WS अपॉन WO निकालोगे तो ये क्या गिवन है, लेट मान लो सल्फर का x ग्राम है और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना गिवन है, 6 ग्राम। आया समझ में? तो तुम्हारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से 2/3 शुड बी इक्वल्स टू x/6। तो ये x यहां से कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 6, मतलब कितना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन इन द मोल रेशियो 1:1:2। ये मोल रेशियो ध्यान देना। फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन दैट कंबाइंस विद 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन। सेकेंड पार्ट, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दो, ये मोल रेशियो सबसे पहले मास रेशियो में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, ठीक है। पहला चीज है मोल रेशियो को मास रेशियो में कन्वर्ट करो, मास रेशियो मोल रेशियो कंपेयर नहीं करोगे, क्लियर है, करो भाई, ठीक है। वीडियो पॉज करके करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। देखो सोल्यूशन क्या है, NH:NO:NC कितना गिवन है, 1:1:2। तो यहां से मैं MH:MO:MC क्या निकाल सकता हूं, देखो मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे भाई, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो 1:1, 1:16, 2:12, तो क्या आ जाएगा 1:16:2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। अब फर्स्ट पार्ट देखो, तुम्हें गिवन है मास ऑफ हाइड्रोजन दैट कंबाइंस विद 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो तुम्हें पता है यहां से MH/MC कितना है, 1:24। दैट शुड बी इक्वल्स टू, लेट मान लो x/24, तो x कितना आ जाएगा, समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:16। दैट शुड बी इक्वल्स टू, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना कि मैंने 4, इसका मान लिया x, तो x कितना आ जाएगा, 16 जा। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को वापस से खुद से ट्राई करो, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट लॉ देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स and if mass of one element is fixed, then mass of other element will bear a simple whole number ratio in different compounds। ठीक है, डेफिनेशन को ध्यान दो, इसको एज इट इज याद रखो तुम्हारे लिखने के लिए अगर आ जाए बोर्ड्स में। अब देखो इसको समझो होता क्या है। मैंने क्या बोला है कि when two elements combine together to form different compounds, मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, लेट मान लो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और कार्बन और ऑक्सीजन के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए, तो CO बनाया, CO2 बनाया और CO3 माइनस बनाया। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के तीन कंपाउंड्स ले लिए। मास ऑफ कार्बन अगर मैंने देखा इसमें 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। मास ऑफ ऑक्सीजन देखो, इसमें 16, इसमें 32, इसमें 48। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, सिंपल है। मास ऑफ कार्बन 12 है, इसमें 16, 16 2 से 32, 16 3 जा 48। तो अब देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, 2 एलिमेंट से मैंने 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बनवाए। एंड इफ मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, एक एलिमेंट का मास मैंने फिक्स कर दिया, तीनों में कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम। देन मास ऑफ अदर एलिमेंट विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो इन डिफरेंट कंपाउंड्स। अब अगर मैं मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं इन CO is to CO2 is to CO3 2 माइनस, तो कितना आएगा 16 is to 32 is to 48, मतलब 1 is to 2 is to। ठीक है, तो फिर से देखो, when two elements combine together, 2 एलिमेंट combine together to form more than two or more than 2 compounds, 3 compounds हमने ले लिया है।
एंड इफ मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, कार्बन का मास मैंने फिक्स कर दिया, देन दूसरे एलिमेंट का जो मास है, इसमें 16 था, इसमें 32 था, इसमें 48 था, विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इसमें कितना आ रहा है 1:2:3। दो चीजें ध्यान रखनी है कि दो एलिमेंट से दो या डिफरेंट कंपाउंड्स, दूसरा एक एलिमेंट का मास हमें क्या रखना पड़ेगा फिक्स, तब दूसरे एलिमेंट का मास क्या आएगा, विल बी इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? अब जैसे दो क्वेश्चंस करो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन 3 डिफरेंट कंपाउंड्स आर 1.142 ग्राम, 2.284 grams and 2.855 grams. So show that these data illustrate law of multiple proportions. इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे सब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। तो देखो 3 कंपाउंड्स ले लिए मैंने, X, Y और Z। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन देखो तीनों में कितना है, 111 फिक्स कर रखा है। अब मैं मास ऑफ नाइट्रोजन अगर मैं देखूं तो पहले में 1.142, दूसरे में 2.284, तीसरे में 2.855। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो अगर मैं देखूंगा मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ नाइट्रोजन का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, 1.142 इज टू 2.284 इज टू 2.855। तो ध्यान दो ये आएगा 1:2:2.5। एक बार निकाल के देखना है, लगभग 1:2 ये कितना आ रहा है, 1:2:2.5। तो अगर मैं देखूंगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये कितना आएगा 2:4:5। तो फिर से एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट, देन सेकंड एलिमेंट का मास इज बियरिंग अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, हेंस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इज प्रूव्ड। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे सब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या अलग करो, क्या लिखा है, देयर आर 100 ग्राम ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। द फर्स्ट कंपाउंड कंटेन्स 50 ग्राम सल्फर एंड सेकेंड कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ सल्फर, सो दैट दिस डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार करके देखो खुद से। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, इसका सोल्यूशन देखो। दो कंपाउंड्स हैं एक्स और वाई, टोटल दोनों का कितना किया मैंने, 100 ग्राम्स। मास ऑफ सल्फर पहले वाले में कितना किया मैंने, 50 ग्राम्स। तो मास ऑफ सल्फर 50 ग्राम्स है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 50 ग्राम्स, क्योंकि टोटल 100 है। दूसरे वाले मास ऑफ सल्फर पहले वाले में 50 ग्राम्स, तो ऑक्सीजन भी कितना आ जाएगा 50, क्योंकि टोटल कितना है 100। दूसरे वाले में मास ऑफ सल्फर कितना है 40 ग्राम्स, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 60 ग्राम्स। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, तुम्हें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तभी लगाना है जब एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट लेना है। तो एक एलिमेंट का कांस्टेंट लेने के लिए यहां तुम मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो कितना आएगा, 1:1 ठीक है, यहां पे मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, 4:6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2:3, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1:2 कितना आ जाएगा भाई, 1.5। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस तभी अप्लाइड है जब एक एलिमेंट का मास हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट। तो एक एलिमेंट को हमेशा अगर तुम्हें कांस्टेंट लेना हो तो किसके रिस्पेक्ट में ले लो, 1 के रिस्पेक्ट में। यहां मास ऑफ सल्फर ले लिया 1, वो तुम ऑक्सीजन का भी ले सकते हो, सल्फर का भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने सल्फर का लिया, तुम ऑक्सीजन से लेकर ट्राई कर लो। मास ऑफ सल्फर 1 ले लिया, तो यहां भी कितना लेना पड़ेगा, 1। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मास ऑफ वन एलिमेंट शुड रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, अब ये ले लिया, इसके बाद तुम देखोगे मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो पहले वाले में कितना आ रहा है, 1, दूसरे वाले में कितना आ रहा है, 1.5, 1:1.5, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 2:3। हेंस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इज इलस्ट्रेटेड। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, देखो किसी भी एलिमेंट का मास तुम्हारा सेम नहीं था, इसलिए हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हमने रेशियो में इसका मास कितना ले लिया, 1।
तो यहां 1 लिया है तो यहां भी 1 के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो 1 के रिस्पेक्ट में किया तो ये 1:1 आया, 1:1.5 आया। अब दूसरे एलिमेंट का मास का मैं रेशियो निकालूंगा तो ऑक्सीजन का 1:1.5। एक बार ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी देख लो, देखो मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन 1:1 पहले वाले में, दूसरे वाले में कितना आ रहा था, मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन 4:6 या 2/3, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो भाई इसको क्या बोला सकता है, 2/3:1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तो अब इस केस में मास ऑफ ऑक्सीजन मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो अगर मैं मास ऑफ सल्फर का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा 1:2/3, मतलब या फिर क्या आ जाएगा 3:2। ये भी क्या आ रहा है तुम्हारा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, आया समझ में। तो इस क्वेश्चंस में ध्यान रखना, अगर मास ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट का मास क्या करना पड़ेगा, फिक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तुम्हारा जो लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, आया समझ में। ये तुम्हारा बोर्ड्स में नहीं है लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय रिचर। डेफिनेशन देखो, 1 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ देयर masses in which they do so will bear a simple whole number ratio in which they combine with each other। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार देख लो, फिर इसके बाद इसको समझते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन ऊपर लिख लेना, उसके बाद लिखना। अब मैं देखो इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, आया समझ में। कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या ले रखे, 3 एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। कार्बन ऑक्सीजन से मिलके कंपाउंड बनाया CO2, ऑक्सीजन सल्फर से मिलके कंपाउंड बनाया SO2, कार्बन सल्फर से कंपाउंड बनाया CS2। ठीक है, अब CO2 में मैंने मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन निकाला, कितना है 12:32। देखो 12:32। SO2 में मैंने कितना आया, मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन निकाला, कितना है 32:32। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन ध्यान दो, मैं क्या बोला गया, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स कार्बन और सल्फर, दे आर कंबाइनिंग सेपरेटली विद ऑक्सीजन। फिक्स्ड मास मैंने किसका ले लिया, ऑक्सीजन का। दोनों में देखो कितना आ रहा है, 32 ग्राम। कार्बन के साथ भी 32 है, सल्फर के साथ भी 32। ठीक है, कार्बन एंड सल्फर आर कंबाइनिंग सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट 32 grams of oxygen, then the ratio of their masses in which they do so will bear a simple whole number ratio which they combine with each other। अब ध्यान दो, इस लाइन का मतलब ध्यान दो। ऑक्सीजन के साथ कार्बन का कितना कंबाइन किया था, 12 ग्राम। ऑक्सीजन के साथ सल्फर का कितना कंबाइन किया था, 32 ग्राम। तो यहां से अगर मैं मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ सल्फर दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो ये क्या आएगा 12:32। आया समझ में। अब कार्बन और सल्फर ने मिलकर कंपाउंड बनाया CS2, जिसमें मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ सल्फर कितना है 12:64। तो दिस नंबर 12:64, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं 12:64 डिवाइडेड बाय 12:32, ये कितना आएगा 1:2। तो अब फिर से लॉ देखो, when 2 elements combine separately with fixed mass of third element, 2 एलिमेंट कार्बन और सल्फर ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास 32 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, देन रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो, कार्बन का कितना कंबाइन किया 12, सल्फर का कितना कंबाइन किया 32, तो इनका रेशियो कितना है 12:32, विल bear a simple whole number ratio in which they combine with each other। तो कार्बन और सल्फर जब आपस में कंबाइन किए तो रेशियो क्या है 12:64। इन दो रेशियो को मैंने डिवाइड किया तो एक होल नंबर रेशियो आ रहा है 1:2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, ठीक है सबको।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में आया, ठीक है। तो अब ये तो तुम्हारा सब्जेक्टिव वाइज हो गया। अब जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान दो, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जैसे क्वेश्चन है, विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, 12 grams of metal combines with 8 grams of oxygen to gives 20 grams of metal oxide on complete reaction। कौन सा लॉ इलस्ट्रेट हो रहा है? जो 4 लॉज पढ़ा इनमें से बताओ। तो देखो 12 + 8 इज इक्वल्स टू 20, मतलब तुम्हें क्या बोल रखा है? मास ऑफ रिएक्शन इज रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब कौन सा लॉ हो गया? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। घूम फिर के फाइनली जो तुम्हारी ऑब्जेक्टिव के लिए चीज आ गई, ये फाइनल जो क्वेश्चन है इनमें ध्यान दो, ठीक है। डेफिनेशन सब्जेक्टिव में आएगी, उस टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएंगे, लेकिन जो फाइनली तुम्हारे मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो ये हैं, बहुत ही आसान। इनको करने का तरीका भी बताएं। तुमसे क्या बोला कि m + x क्या बनाया? mx। m + x ने क्या बनाया? mx2। इफ in mx 1.8 grams of metal combines with 4.8 grams of x, while in mx2 1.8 grams of metal combines with 8 grams of x, ठीक है। तो ये बताओ कौन सा लॉ करेगा? अब देखो मैं एक तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, मल्टीपल रेसिप्रोकल और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में तुम्हें डिफरेंशिएट करने की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान दो। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर डेफिनेशन ध्यान दो तो हमने क्या बोला था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स in a compound ratio, mass ratio and mole ratio of two elements is constant। मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सिर्फ एक कंपाउंड की बात की जा रही है। जैसे एक कंपाउंड H2O में मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सिर्फ एक कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन मैंने क्या बोला कि when two elements combine together to form two or more than two different compounds। जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाया? CO, CO2 और CO3 2-, ठीक है। और एक बार रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में यहाँ देख लो। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मैंने एग्जांपल लिया था CO2 तुम्हारा SO2 और CS2। तो देखो कैसे, इसमें तो एक कंपाउंड ही है, वन कंपाउंड ऑनली। इसमें एक से ज्यादा कंपाउंड्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट सिर्फ 2 हैं। देखो कार्बन और ऑक्सीजन, इन 2 एलिमेंट से बनते हुए डिफरेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड एक से ज्यादा लेकिन एलिमेंट सिर्फ 2, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स और उसके साथ साथ एलिमेंट भी 2 या 2 से ज्यादा, देखो कार्बन ऑक्सीजन सल्फर 3 एलिमेंट आ गए तुम्हारे में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंशिएट करने का तरीका देखो। कांस्टेंट में सिर्फ एक ही कंपाउंड, मल्टीपल में 2 एलिमेंट्स तो 2 ही रहेंगे लेकिन कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कंपाउंड भी 2 या 2 से ज्यादा और एलिमेंट भी 2 या 2 से ज्यादा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनफैक्ट कंपाउंड्स भी 2 या 2 से ज्यादा, एलिमेंट्स 2 से ज्यादा ही, 3 मैक्सिमम मिनिमम 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो अब देखो तुम्हें डायरेक्टली यहां देखना है, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे। m + x गिव mx, m + x गिव्स mx2, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो एलिमेंट 2, कंपाउंड्स 2, कौन सा लॉ? मल्टीपल प्रोपोर्शन। डायरेक्टली 2 कंपाउंड आ गए मतलब तुम्हारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन गया हाथ से। 2 एलिमेंट सिर्फ हैं तो सिर्फ क्या बचेगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। 3 एलिमेंट्स मिनिमम आते तो रेसिप्रोकल होता है। जैसे ये देखो H2 + O2 गिव्स H2O और H2O2 गिव्स H2O + O2। ये कंपाउंड क्या है? एक ही H2O के बारे में बात हो रही है। H2O के बारे में बात हो रही है तो एक ही कंपाउंड है, 2 एलिमेंट्स, कौन सा आ गया तुम्हारा? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे ये देखो, विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल्स, H2O और H2O2। एलिमेंट्स कितने? 2, कंपाउंड्स कितने? 2, कौन सा भाई? मल्टीपल। NO2 H2 NH3, कंपाउंड्स 2 या 2 से ज्यादा, एलिमेंट्स कितने? 3, कौन सा? रेसिप्रोकल। NO NO2 N2O3, एलिमेंट्स कितने? 2, कंपाउंड्स कितने? 3,
तो कंपाउंड्स 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, एलिमेंट सिर्फ 2 है, तो कौन सा आ जाएगा? मल्टीपल प्रोपोर्शंस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।